नमस्ते भैया, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एसवी कोचिंग साइंस क्लास 12th में। ये दूसरा चैप्टर है वैदिक सभ्यता। वेदों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले वीडियो में बताए थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जो सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। अब जो स्टार्ट करेंगे वैदिक सभ्यता, इन्हीं वेदों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें अधिकतर जो है हमें आर्यों के बारे में पढ़ना पड़ता है। यानी आर्य कहाँ से आए थे, कहाँ से इसका उत्पत्ति हुआ है, क्या क्या जानते थे ये, किस तरह से इसका निवास स्थान कहाँ कहाँ है, मतलब किस सिद्धांत से, मतलब ये किस किस इतिहासकार ने बताया जाता है कि वहाँ मतलब आर्य जो है भारत से आए थे। किसी ने कहा था कि नहीं आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे, किसी ने कहा था नहीं आर्य जो है जर्मनी से आए थे, किसी ने कहा था कि आर्य जो है या तिब्बत के पठार से आए थे, किसी ने कहा था आर्य जो है पमीर के पठार से आए थे, किसी ने कहा है आर्य जो है जम्मू कश्मीर में पहले से है। मतलब ये सब जो बातें जो है ना, ये सब इतिहासकारों ने बताया जाता है। तो आइए उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। आप आखिर किस तरह से जो है आखिर सच में आर्य जो है भारत के मूल निवासी है या फिर भारत के बाहर है, तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और आज वैदिक सभ्यता का फर्स्ट क्लास है। सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो चुका है। वो जो है मतलब टोटल 5 या 6 वीडियो बना है। वो 6 वीडियो को हम बार बार देखिए और एक अलग कॉपी में नोट्स बना लीजिए उसका। वो जो है 6 to 12 का जितना भी एनसीईआरटी है आपका, वो एनसीईआरटी का पूरा फैक्ट है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता में। उसी तरह वैदिक सभ्यता भी स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी 6 to 12 का एनसीईआरटी मिलेगा। और जितना भी मतलब दिया गया है एनसीईआरटी में वो सब जो है आपको यहाँ पे बताएंगे आपको। ठीक है, तो आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। देखिए वैदिक सभ्यता में इसमें जो है अधिकतर जो है हमें आर्य के बारे में पढ़ना पड़ता है, लेकिन इसमें हमें वेद के बारे में जानकारी प्राप्त करना पड़ता है। आखिर वेद को किसने लिखा, किसने इसको संकलित किया, वेद कितने प्रकार के हैं, किस वेद का मतलब रचनाकार कौन है, उसका पुरोहित कौन है, ब्राह्मण क्या है, कौन सा ग्रंथ है, उसमें कितना मंत्र है, क्या क्या उसमें उच्चारण है। तो ये सब के बारे में हमें वैदिक सभ्यता के बारे में वैदिक सभ्यता में हम पढ़ते हैं। ठीक है, और वैदिक सभ्यता में हमें ये भी पढ़ना पड़ता है कि आखिर जो है आर्य जो है मूल भारत के निवासी है या फिर नहीं, या फिर कहीं से तो टपक तो नहीं गया है। ये सब के बारे में हम वैदिक सभ्यता में पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि आखिर वैदिक सभ्यता का उत्पत्ति आखिर सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हुआ था या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के पहले हुआ था। तो देखिए वैदिक सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हुआ था। यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता जब पूरी तरह से विलीन हो गया था, जब खत्म हो गया था, जब वो बाढ़ के प्रकोप से, किसी ने कहता है बाढ़ के प्रकोप से खत्म हुआ, तो किसी ने कहता है कि मलेरिया से खत्म हुआ। तो ये सब के वजह से जैसे ये खत्म हुआ था, तो मतलब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल हम बताए थे वो था साढ़े मतलब 2350 से लेके 1750 तक। ठीक, यहाँ तक क्या था, ये था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, 2350 से लेकर 1750 तक कौन सा काल है, सिंधु घाटी सभ्यता। और देखिए वैदिक सभ्यता जो है ये है 1500 से लेके 600 बीसी पूर्व। ठीक, वैदिक सभ्यता है 1500 से लेके 600 बीसी पूर्व है। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2350 से लेके 1750 बीसी पूर्व। ठीक, अब देखिए इस 1750 से लेके और 1500 के बीच में यही जो है 1500 से लेके और यहाँ पे जो है 1750 से लेके 1500 के बीच में जो है यहाँ पे जो है ये जो काल जो हमारा अज्ञात रहता है, इस काल में हमें क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, ये मतलब जो है इसमें हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो कुछ इतिहासकार ने कहता है ये जो अज्ञात काल है ना, इसी अज्ञात काल में जो है आर्य का उदय हुआ है। किसका उदय हुआ है, आर्य का उदय। ठीक, तो 1750 से लेके 1500 की 1750 से लेके 1500 बीसा पूर्व में, यानी बीसी पूर्व में, बिफोर क्राइस्ट में जो है उसमें जो है आर्य का उदय हुआ है, कुछ इतिहासकार ने बताता है। तो हमें जो है इस वैदिक सभ्यता 1500 से लेके 600 ईसा बीसी पूर्व और 1750 से लेके सिंधु घाटी सभ्यता जो कि 2350 से लेके 1750 तक हम सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा डिटेल से खत्म किए हैं। पूरा कंटेंट्स के साथ थ्योरी क्लास पूरा था।
और सिंधु घाटी सभ्यता पूरा खत्म हो चुका है। अब जो है आर्य के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे वैदिक सभ्यता में। तो कुछ इतिहासकार कहता है कि जो 1750 से लेकर 1500 ईसा पूर्व जो काल जो है मतलब अज्ञात रहा है, उसी अज्ञात काल में जो है आर्य का उदय हुआ है। ठीक है, तो आइए यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आखिर आर्य का मतलब उदय कैसे हुआ, और आर्य आखिर निवासी कहाँ के थे, और ये क्या बोलते थे, इसकी भाषा क्या थी, ये मतलब किस पशु का सवारी करते थे। ठीक है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए। तो देखिए, वैदिक सभ्यता जो है ये जो है दो प्रकार के है, ये जो है दो भाग में बांटा गया था। ठीक है, एक था ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, हाँ, एक था उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक, एक है ऋग्वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी पूर्व। ठीक, उत्तर वैदिक काल है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी पूर्व। अब हमें ये बताइए कि आखिर वैदिक सभ्यता दो भागों में क्यों बांटा, वैदिक सभ्यता को दो भागों में क्यों बांटा गया, क्या रीजन है उसका। एक वैदिक काल है ऋग्वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल, आखिर क्यों बांटा गया, दो हिस्से में इसको क्यों बांटा गया था। देखिए, दो हिस्सों में बांटने का कुछ एक बहुत सिस्टम, बहुत इसमें मथी है। पहले देखिए कि हम इस आधार पे भी बांट सकते हैं, जैसे मतलब इसका जो जो वैदिक सभ्यता में शुरू में मतलब उसका सामाजिक किस तरह से, समाज किस तरह से रहता होगा, उसका आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, उसके मतलब विकास के आधार पर भी हम बांट सकते थे। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ये सब जो प्रणाली था वैदिक सभ्यता में धीरे धीरे मतलब बढ़ता गया होगा। पहले ऋग्वैदिक काल आया, फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल आया। ऋग्वैदिक काल में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ये सब जो व्यवस्था थी, धीरे धीरे क्या हुआ, विकास हुआ गया, मतलब बढ़ते गया। तो उस आधार पे जो है इसको दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, इस मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के आधार पे हम बांट दिए। दूसरा और हुआ था, दूसरा और भी हुआ था, जैसे मतलब इसी बीच में जो है 1000 बीसी पूर्व में जो है लोहा का खोज होता है, लोहा का खोज। ठीक, 1000 बीसी पूर्व में जब लोहा का जब खोज हुआ था ना, तो उसी लोहा के खोज के वजह से खोज के वजह से 1000 बीसी पूर्व इधर का जो काल आया वो ऋग्वैदिक काल आया, और इधर का जो काल आया वो काल आया उत्तर वैदिक काल। तो हम देखिए दो आधार पे बांट सकते थे। पहला था सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इसका क्या मतलब धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। देखिए आज के ज़माने में किस प्रकार के आप अभी मतलब राजनीतिक स्थिति है, देश का आर्थिक स्थिति किस प्रकार का है, तो उसी समय जो है पहले मतलब नॉर्मल होगा, धीरे धीरे बढ़ता गया, जिस वजह से दो भागों में बांट दिया गया। ठीक, और उसमें एक था लोहे की खोज भी हो गया था। जब लोहे का खोज हुआ था तो 1000 बीसी पूर्व में लोहे का खोज हुआ था। अब ये बताइए कि लोहा का खोज आखिर कहाँ पे हुआ था। ठीक है, एक पड़ता है उत्तर प्रदेश के एटा जिला। ठीक है, कौन सा जिला पड़ता है, एटा जिला। और एटा जिला के अंतरजी खेड़ा में, अंतरजी खेड़ा एक जगह है, अंतरजी खेड़ा, उत्तर प्रदेश के एटा जिला में अंतरजी खेड़ा में जो है लोहे का खोज हुआ था 1000 बीसी पूर्व। यहाँ पे मतलब इसका प्रमाण मिला है। ठीक है, तो उस समय जो लोहा का जो उपयोग करते थे वो लोग ना सीमित के रूप में करते थे। सीमित के रूप में आप समझिए कि आपका आमदनी मात्र मान लीजिए अभी 200 रुपया है, तो आप जो है उसको इस सीमित रूप में खर्च करेंगे, 50 रुपया खर्च करेंगे, 100 रुपया खर्च करेंगे। तो जैसे जैसे आपके पास आ गया 2000 आप कमाना शुरू कर दिए, तो आप मतलब थोड़ा आपका मतलब क्या हुआ कि आपका मतलब खर्च जो है थोड़ा आप मतलब बढ़ाने के लगे। पहले आप साइकिल से घूरते थे, जैसे आप 20,000 कमाने लगे मोटरसाइकिल पकड़ लिए, फिर उसके बाद जैसे 2 लाख कमाने लगे, अब तुरंत आप मतलब हेलीकॉप्टर, जहाज, 4 व्हीलर ये सब मतलब यूज करना शुरू कर दिए। तो वही जो है सबसे पहले जो है लोहा का जो मतलब स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ होता है ना, कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में कीजिए, चाहे कोई भी चीज़ कीजिए, आप कोई भी चीज़ के बारे में आप समझ सकते हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो कोई भी चीज़ शुरू में जो होता है ना, तो वो सीमित के रूप में होता है। ठीक है, तो सीमित के रूप में यानी मतलब कम कम करना, यूज करना से मतलब चाह रहा है, वो समय आपको कम दे रहा है। पहले स्टार्टिंग में कोई भी जो है ना समय आपको कम देगा, जैसे आप वो जब पूरा तरह से अति हो जाता है ना, तब वो समय का पता ही नहीं चलता है फिर। तो उसी तरह जो है ये लोहा का खोज हुआ होगा 1000 बीसी पूर्व में हुआ होगा लोहा का खोज। तो उस समय जो है लोहा बहुत कम मात्रा में थे। ठीक है, लोहा जो उस समय क्या था, कम मात्रा में थे। जैसे लोहा मतलब बढ़ा तो बस जानबे करते हैं कि जहाँ की मतलब 1 किलो लोहा के जगह पे 2 केजी लोहा का यूज करेगा। ठीक है, लगेगा गेट में लगेगा, एक गेट में 4 केजी लोहा,
हिला देगा वहाँ पे 10 के जी लोहा। तो यही है जहाँ पे लोहा का जो खोज हुआ था उस समय 1000 बीसी पूर्व में जो हुआ था उसमें सीमित के रूप में उसका यूज करते थे। जैसे मतलब ये पूछे कि लोहा का अधिकतर यूज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अधिकांश उपयोग किस मतलब वैदिक काल में किया था, वो किया था उत्तर वैदिक काल में। किस वैदिक काल में? उत्तर वैदिक काल में। इसीलिए जो माना जाता है कि लोहा का जो खोज माना जाता है वो माना जाता है उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में लोहा का खोज नहीं हुआ था। ये बात जो है आप 100% माइंड में बिठा लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऋग वैदिक काल में लोहा का खोज हुआ है, हाँ या नहीं, तो नहीं हुआ है। और वो लोहा का खोज कहाँ पे हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। तो आप समझ गए ना सीमित का रूप में क्या होता है कि जब स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ होता है तो आपके पास समय बहुत कम आएगा, और जैसे जब समय पूरा खत्म हो जाएगा, जैसे जब बीच में चल जाइएगा ना अपना, तो समय का पता ही नहीं चलेगा कब 12 बजता है कब 1 बजता है। ठीक है, तो ये सब जो है थोड़ा होता है। तो चलिए छोड़िए। तो उत्तर वैदिक काल में 1000 बीसी पूर्व में जो हुआ था लोहे का खोज हुआ था अंतरजी खेड़ा में, यूपी के एटा में। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए कि हम वैदिक सभ्यता को 2 भागों में किस आधार पर बांटे थे वो भी हम देख लिए, सामाजिक, आर्थिक और लोहे के आधार पे। ऋग वैदिक काल का समय 1500 से लेकर 1000 है और उत्तर वैदिक का समय है 1000 से 600 तक। यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसको मिटका दें। ठीक है, मिटका देते हैं। आइए, अब देखिए वैदिक सभ्यता में जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे हमें आर्यों के बारे में सबसे पहले ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। आर्य के बारे में, आर्य के बारे में, ठीक है। और उसमें वेद के बारे में पढ़ते हैं, आर्य के बारे में प्लस वेद के बारे में। ठीक है, आर्य के बारे में और वेद के बारे में, ये दोनों चीज के बारे में पढ़े, हम समझ लेते हैं आखिर आर्य क्या है और वेद क्या है। आर्य जो है ये एक प्रकार के भाषा का एक शब्द सूचक है। क्या है आर्य? क्या है? और ये क्या है? एक प्रकार के भाषा का शब्द सूचक है। ठीक है, शब्द सूचक है। यह जो है ना तो कोई ये जाति नहीं है, ये जाति नहीं है। आर्य का मतलब कोई जात नहीं होता। जैसे मान लीजिए हम लोग अभी हम जादव लिखाते हैं। ठीक है, कोई भी नाम लीजिए और उधर हम जादव लिखा देते हैं। ठीक है, किसी का नाम मोहन है तो वो मोहन यादव लिखा देगा। तो ये जो है वो जो है मोहन आर्य नहीं लिखा सकता। ये जो एक के लिए ये लिखा, ये जो है एक जाति का वर्ड नहीं है। ये आर्य जो है कोई जात नहीं है, यादव एक जात है। ठीक है, तो उसी तरह यदि आर्य जो है एक जात नहीं है बल्कि ये एक सूचक शब्द है, मतलब एक शब्द को इंगित करता है। ठीक, और आर्य का अर्थ क्या होता है ये समझ लीजिए। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ वंश, श्रेष्ठ श्रेष्ठ वंश या कुलीन या सभ्य सज्जन या उत्तम सज्जन। ठीक, देखिए श्रेष्ठ वंश और कुलीन ये दो चीज आपको जो है मिल जाएगा, लुसेंट में मिलेगा। कहीं मिले ना मिले ये चीज लुसेंट में मिलेगा। सभ्य सज्जन और उत्तम सज्जन जो है ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। ठीक, तो जो चीज एनसीईआरटी में जुड़ा रहेगा, जो चीज एनसीईआरटी में लिखा रहेगा, यदि आप मान लीजिए एग्जाम में आप एग्जाम देने जाइएगा, एग्जाम में पूछ देगा इनमें से श्रेष्ठ, इनमें से आर्य के बारे में कौन सा कथन सही है, आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है। इस श्रेष्ठ वंश और कुलीन तो आप पढ़ के गए हैं, और वो ये दोनों ऑप्शन में वहाँ पे नहीं रहेगा। रहेगा सभ्य सज्जन या उत्तम सज्जन। तो सब सज्जन या उत्तम सज्जन रहेगा और इनमें से कोई नहीं रहेगा। ठीक, तो आप तो श्रेष्ठ वंश और कुलीन पढ़ के गए हैं, यदि वहाँ पे ये दोनों ऑप्शन देगा तब तो चकरिया जाएंगे। तब तो कहेंगे कि हम क्वेश्चन ही मतलब उल्टा पुल्टा डाल दिया, क्या बनाएंगे। तो आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? सभ्य सज्जन और उत्तम सज्जन, या फिर श्रेष्ठ वंश या कुलीन वंश। ठीक है, आर्य शब्द का अर्थ होता है भाषा या सूचक है, और ये कोई जाति नहीं है। वेद देख लीजिए, वेद जो है, वेदों को जो है सबसे पहले वेद जो है इसको लिखा किसने था? वेद को किसी मानव ने नहीं लिखा है। ठीक है, मानव ने वेद को नहीं लिखा है, वेद जो है देवताओं द्वारा लिखा गया है। इसीलिए वेद को क्या कहते हैं? अपौरुषेय, अपौरुषेय, अपौरुषेय कहते हैं, क्योंकि
अपुरुष है इसलिए कहते हैं क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। किसके द्वारा रचना, इसकी रचना की किया गया है? रचना जो है देवता द्वारा। ठीक है, वेदों की रचना किसके द्वारा किया गया है? देवता द्वारा किया गया। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, वेदों की रचना देवता द्वारा किया गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अपुरुष कहते हैं। वेदों को जो है पहले जो है क्या होता था कि वेद जो है देवताओं ने लिख दिया और किसी के माध्यम से, कहता है नहीं कि कोई ऋषि मतलब आया होगा, उसी के ऋषि के थ्रू मतलब पृथ्वी पे भेज दिया गया। कहीं पे टुकड़ा यहाँ पे पड़ा था, कहीं वहाँ पे पड़ा था, कहीं इधर पड़ा था, कहीं उधर पड़ा था। तो उसी वेद को जो है संकलित करने के लिए, मतलब एक जगह करने के लिए, उसको जो है वेद व्यास जो है उसका नाम पड़ा है, जो है कौन है? महर्षि वेद व्यास। तो वेदों का संकलित किसने किया? रचना तो देवता ने कर दिया, और संकलित 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 किसने किया? वेद व्यास ने। वेद व्यास, वेद व्यास का पहला नाम क्या था? पहले उसका मूल नाम क्या था वेद व्यास का? कृष्ण कृष्ण द्वैपायन। द्वैपायन, द्वैपायन की द्वैपायन थोड़ी ना, द्वैपायन होता है। द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन। तो वेदों को संकलित किसने किया? वेद व्यास यानी कृष्ण द्वैपायन। ये देखिए, यदि मतलब वेदों की जो रचना किसने किया था, ये आपको यदि पूछे कि वेदों का रचना किसके द्वारा किया गया था, वेदों का रचना जो है देवताओं द्वारा किया गया है। क्वेश्चन में यदि ये पूछे कि वेदों की रचना किसके द्वारा किया गया, यदि ऑप्शन में महर्षि वेद व्यास रहे और देवताओं द्वारा नहीं रहे, तो ये जो क्वेश्चन सबसे पहले जो है फाड़ के आ जाना है। ठीक ना, तो क्वेश्चन ही गलत पूछ दिया है। तो जैसे ये पूछे कि वेदों की रचना किसने की, देवताओं ने की, और वेदों को संकलित किसने किया? महर्षि वेद व्यास ने। तो कन्फर्म हो गया ना, तो महर्षि वेद व्यास ने वेदों को लिखा नहीं है, बल्कि उसने एकत्रित किया है। ठीक है, यदि मान लीजिए आप ही के पास कोई नहीं मतलब जो है पैसा, मतलब आके एक झोला पैसा लाया, आपके सामने फेंक दिया, आप क्या कीजिएगा? उसको संकलित कीजिएगा ना, उठाइएगा ना, जमा कीजिएगा ना। तो आपने तो वो पैसा को बनाए नहीं थे, आपने तो पहले उस झोला में उसको रखे नहीं थे। तो वही बात होता है कि देवताओं ने जो है वेदों को रचना कर दिया और इधर उधर उसको फैला दिए किसी के द्वारा, मतलब दे दिए सबको। तो उसी को संकलित किया था कृष्ण द्वैपायन यानी वेद महर्षि वेद व्यास ने। यहाँ तक क्लियर हो गया वेद के बारे में। अब देखिए, वेद कितने प्रकार के हैं? वेद टोटल 4 प्रकार के हैं। अभी ये सिर्फ अभी ये जान लीजिए कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक ना, इसके बारे में जो है आगे चर्चा करेंगे कि वेद कितने प्रकार के हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। वेदों के बारे में कितना है वो पूरे से कहा गया है, संकलित किया गया। ठीक, आर्य शब्द का अर्थ यहाँ 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 तक है। ठीक है, उसके बाद मिटा दें इसको। ठीक है, मिटा देते हैं। उसके बाद देखिए, वैदिक सभ्यता को जो है ना, इसको हम श्रुति सभ्यता भी कहते हैं। श्रुति सभ्यता, वैदिक सभ्यता को श्रुति सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले जो है न तो कोई लिपि चलता था, न तो उस समय कुछ लिखा जा रहा था, सुनी सुनाए बातें पर निर्भर कर रहे थे सब। ये उसको सुनाया, वो उसको सुनाया, वो उसको सुनाया, धीरे 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 पीढ़ी दर पीढ़ी दर फैलते गया। तो पहले क्या होता था, वेद जो होता था पहले, जो क्या होता था कि जो है पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी और सही और सही, पीढ़ी दर पीढ़ी बातों को फैलाना मतलब बताना। ठीक है, वेदों को जो है पीढ़ी दर पीढ़ी, पहले आर्य मतलब रहते थे ना, तो आर्य को जो है लिपि का ज्ञान ही नहीं था। यदि ऑप्शन में पूछे कि इनमें से कौन सा कथन सही है, तो यदि ये दे दे कि आर्य को लिपि का ज्ञान था, तो वही कथन गलत है। आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, बल्कि उसने सुनी सुनाई बातें को जो है आगे फैलाते थे। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको बता दिए, वो उसको बता दिए। आखिर आप ही मान लीजिए कि आप ही को कोई ने कोई चीज़ बताया और वही बात किसी को जाके बोल दिए, वो जो है उसको बोल देगा, वो उसको बोल देगा, वो उसको बोल देगा, बाद में आपको पता चलेगा, बीच बीच में लड़ाई शुरू हो जाएगा। होता है ना ऐसा। तो इधर का बात उधर, उधर का बात इधर करना जो होता है, वो कौन कर रहा था? आर्य कर रहा था। यदि इस जमाने में यदि कोई इस तरह से कर रहा है, इधर का बात उधर दे रहा है, तो वो जो है एक प्रकार के आर्य है। ठीक, वो क्या है? आर्य है। तो आप समझ गए हैं ना कि आर्य आखिर क्या था। तो पीढ़ी दर पीढ़ी बातों को कौन मतलब फैला रहा था? आर्य। आर्य
आर्य को जो है लिपि का ज्ञान था? लिपि का ज्ञान नहीं था, बल्कि ये जो है अपनी जो वैदिक सभ्यता जो होता है, ये जानकारी जो देते थे वेदों के बारे में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको दिए उसको दिए, इसी तरह से वो करते थे आर्य। तो आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। ठीक है, अब देखिए उस समय जो था कुछ इतिहासकार था, मतलब एक ऐसा मतलब पुरातात्विक का जो सर्वेक्षण जो अध्यक्ष है वो है मार्टिन व्हीलर। मार्टिन व्हीलर ने कहता है कि वैदिक सभ्यता का जो काल है वो है 1500 से लेके 600 तक। ठीक, और सिंधु घाटी सभ्यता का, और सिंधु घाटी सभ्यता इसका जो काल बता रहा है वो बता रहा है 2200 से लेके 1500 तक। ठीक, तो कुछ देखिए, किसी ने देखिए मतलब जो चीज़ नहीं लिखा रहा है, जो चीज़ प्रूव्ड में नहीं है, अब जितना भी देखिए ना बीसी जितना लगा रहता है ना, बीसी 2 बीसी 4 बीसी 200 बीसी 300 बीसी, ये जो बीसी जो है इस पर जो है ये बीसी जो है ये कन्फर्म डेट नहीं है। ठीक है, इसमें हर हमेशा विवाद है, ये जो है फिक्स डेट नहीं रहता। आप मान लीजिए 1950 ईस्वी ये रहता है तो ये फिक्स है, ये 1950 जो है ये फिक्स है। और जो यदि पूछे 1950 बीसी, ये अपडेट जो है फिक्स नहीं है, इसका डेट ये कंफर्म डेट नहीं बता सकता है। देख रहे ना, कोई वैज्ञानिक बता रहा है 2200 से लेकर 1500, एनसीईआरटी मतलब अगले जप रहा है वो बोल रहा है 2350 से लेके मतलब 1750 तक है, 200 जो गैप रहा उसमें आर्य का जन्म हुआ था। ये बात मतलब कुछ इतिहासकार बता रहे हैं। तो डेट के ऊपर जो है कभी भी फिक्स नहीं है, डेट के ऊपर एग्जाम में यदि पूछता है तो वो मतलब एनसीईआरटी का 2350 से लेके 1750 तक मानना है। यदि ये पूछे मार्टिन व्हीलर, यदि ये पूछे कि मार्टिन व्हीलर के अनुसार वैदिक सभ्यता का काल कितना है 1500 से लेके 600 तक। मार्टिन व्हीलर के अनुसार वैदिक सभ्यता का काल कितना है 1500 से लेके 600 बीसी पूर्व, और सिंधु घाटी सभ्यता का काल कितना है 2550 से लेके 1500 तक। ठीक है, 2250 से लेके 1500 तक। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब बताइए थोड़ा सी यार। तो ठीक है, यहाँ तक तो बता ही दिए ना। मार्टिन व्हीलर के अनुसार 1500 से लेकर 600 तक ये तक है वैदिक सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता और व्हीलर के अनुसार 2250 से लेकर 1500 तक। यहाँ तक तो क्लियर है आप लोग को? आर्य को लिपि का ज्ञान नहीं था, बल्कि वह जो है सुनी सुनाई बातें पर निर्भर करते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसकी उत्पत्ति मतलब हुआ था और ये एक प्रकार की विलीन हो गया था, लेकिन वैदिक सभ्यता जो है विलीन नहीं हुआ, बल्कि ये जो है निरंतरन चलते रहा। ठीक, ये निरंतरन बढ़ते रहा और धीरे धीरे परिवर्तन होते गया। तो उत्तर वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल से महाजनपद, महाजनपद से जनपद, जनपद से वंश बनना शुरू हो गया। तो उसके बाद मौर्य वंश, हर्यक वंश, ये सब के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे वैदिक सभ्यता से यहाँ तक तो मतलब हो गया इसका। अब ये पूछता है एग्जाम में, आखिर वैदिक सभ्यता का जो उत्पत्ति हुआ था, आर्य का जो उत्पत्ति हुआ था, तो वो अब बताइए, वो अब देखेंगे आर्य का उत्पत्ति। यहाँ तो क्लियर है, वैदिक सभ्यता श्रुति सभ्यता भी इसे कहते हैं, क्योंकि आर्य जो है आर्य को लिपि का ज्ञान नहीं था, बल्कि वो मतलब भाषाओं को जो है पीढ़ी दर मतलब सुनाते थे। और मार्टिन व्हीलर के अनुसार जो है वैदिक सभ्यता का काल कितना है 1500 से लेकर 600 तक, और सिंधु घाटी सभ्यता मिटा देते हैं। अब देखिए वैदिक काल इसमें हम आर्य के बारे में पढ़ेंगे। आर्य के बारे में पहले इसको तो लिपि का ज्ञान नहीं था, ये जो है ये श्रुति साहित्य पर निर्भर करता है, श्रुति साहित्य पर निर्भर। ठीक, लिपि का ज्ञान नहीं था, श्रुति साहित्य पर निर्भर था। आर्य का इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ वंश, या कुलीन, या सभ्य सज्जन, या उत्तम सज्जन। ठीक, आर्य जो है ये सबसे देखिए किसी को अलग सवारी का पसंद है, तो ये जो है घुड़सवारी करता था, घुड़सवारी।
आर्य किसका सवारी करते थे? घोड़ा का सवारी करते थे। ये क्या बोलते थे? इसका भाषा जो है वो क्या था? संस्कृत था। संस्कृत, इसका भाषा क्या थी? संस्कृत थी। और ये घोड़सवारी करते थे, संस्कृत भाषा थी। यह जो है भारत जब आया था ना, भारत जब आया था ना, कई झुंडों में आया था, कई झुंड में, ठीक है। यह जो है नगर में निवास नहीं करते थे, ठीक। आर्य के बारे में पूरा जानकारी बता दी आपको। लिपि का ज्ञान नहीं था, इसे श्रुति साहित्य पर निर्भर करते थे, बल्कि ये जो है सुनी सुनाई बातों पर निर्भर करता था। ये घोड़ा का सवारी करते थे, ये संस्कृत बोलते थे, ये कई झुंडों में भारत आए थे, यह नगरों में निवास नहीं करते थे। इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ वन से कुलीन, यह सब सज्जन या उत्तम सज्जन, ठीक है। उसके बाद देखिए, यदि ये पूछे कि आर्य शब्द जो है सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? पहला प्रयोग, पहला प्रयोग आर्य शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? 1853 ईस्वी में मैक्स मूलर ने किया था। मैक्स मूलर ने। ये सब जो है ना, ये सब फैक्ट जो है आपको लुसेंट में कम मिले। शब्द का पहला प्रयोग 1853 ईस्वी में किसने किया था? मैक्स मूलर ने किया था। और आर्य शब्द का जो उपयोग, मतलब जो शब्द का जो प्रयोग किया था, वो किया था हिटलर ने भी। और सही तो हिटलर ने भी आर्य शब्द का यूज किया था, ठीक। अब उसके बाद देखिए, ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में आर्य शब्द को 33 बार लिखा गया है। आर्य को जो है ऋग्वेद में टोटल कितना बार लिखा गया है? 33 बार लिखा गया है। हिटलर ने भी आर्य शब्द का यूज किया था। आर्य जो है सबसे पहले प्रयोग 1853 ईस्वी में किसने किया था? मैक्स मूलर ने किया था। यहाँ तक आर्य के बारे में क्लियर हो गया कि आर्य का आखिर मतलब क्या स्ट्रक्चर है, किस मतलब किस हिसाब से किसने इसका यूज किया था, ये क्या करते थे, क्या बोलते थे, किसकी सवारी करते थे, इसका क्या अर्थ होता है, इसका कितना मतलब इसको ऋग्वेद में कितना बार लिखा गया था, किसने किसने इस शब्द का यूज किया है। यदि ऑप्शन में पूछे कि आर्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो पहला पूछ देगा कि आर्य जो है संस्कृत बोलते थे, ठीक। दूसरा पूछ देगा आर्य शब्द का प्रयोग हिटलर ने नहीं किया था। तीसरा पूछ देगा आर्य शब्द का उल्लेख ऋग्वेद काल में 33 बार यूज है, और आर्य शब्द का उल्लेख जो है 33 बार ऋग्वेद काल में है, और आर्य शब्द का पहला प्रयोग मैक्स मूलर ने 1853 ईस्वी में किया था। इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो जो हम बोले थे ना हिटलर ने प्रयोग नहीं किया था, वही गलत है। हिटलर ने भी आर्य शब्द का प्रयोग किया था। ये बात आप माइंड में फिट करके रख लीजिए कि हिटलर ने भी आर्य शब्द का यूज किया था। सबसे पहले मैक्स मूलर ने 1853 में इसका यूज किया था, और मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्य जो है यह मध्य एशिया से आया है, यानी मध्य एशिया से आया है आर्य में। इसके अनुसार जो है आर्य जो है कहाँ से आया था? मध्य एशिया से आया था, मध्य एशिया से आया था आर्य। और मध्य एशिया से कौन सा जगह पे? बैक्टीरिया से आया है, ठीक है। और ये जो है मेन प्रमाणित स्थल है, पूरा प्रमाणित स्थल है कि आर्य जो है मध्य एशिया से आया है, ये प्रूफ है, ठीक। तो यदि ये पूछे कि मैक्स मूलर के अनुसार आर्य जो है मूल रूप से कहाँ के निवासी थे, वो थे मध्य एशिया से, ठीक है, मध्य एशिया से, ठीक। और मैक्स मूलर ने सबसे पहले आर्य शब्द का उल्लेख किस वर्ष किया था? 1853 में। सबसे पहले आर्य शब्द का प्रयोग 1853 में मैक्स मूलर ने किया था। ऋग्वेद में तो हालांकि वो 33 बार लिखा चुका है, ठीक है, ऋग्वेद में 33 बार लिखा चुका है। हिटलर ने भी इसका उपयोग किया था, और इसको लिपि का ज्ञान नहीं था, इसे श्रुति साहित्य पर निर्भर करते थे, ये घोड़सवारी करते थे, संस्कृत बोलते थे, कई झुंडों में भारत आए थे, लेकिन ये नगर में निवास नहीं करते थे। ये बात फिक्स है, नगर में ये नहीं रहते थे। इसका श्रेष्ठ वंश है, कुलीन है, सब समाज है और उत्तम समाज है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया आर्य के बारे में। अब देखिए आर्य जो है निवास आखिर कहाँ किए थे। आर्य की उत्पत्ति के बारे में बता दिया आप लोग को, आखिर किसने इसका क्या क्या करते थे। अब देखिए मिटका दें, इसको मिटका देते हैं, ठीक है। अब देखिए आर्य का निवास, आर्य का निवास, दो वैज्ञानिक है इसमें, दो 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 मतलब विकासवादी है। एक है विकासवादी सिद्धांत, विकासवादी, एक है विसरणवादी, विसरणवादी। इसमें विदेशी लोग का मत है। इसमें लोग जो कहता है ना कि विदेश से आया है, इसमें जो कहता है भारतीय से है, भारतीय से है।
तो आर्य को जो है दो तरह से इसका निवास स्थान बताया गया है। पहला बताया गया है विकासवादी सिद्धांत से और दूसरा बताया गया विचरणवादी सिद्धांत से। विकासवादी सिद्धांत के लोग कहते हैं कि जो आर्य जो है मूल रूप से भारत का ही निवासी था, और विचरणवादी सिद्धांत कहता है कि भारत जो कहता है कि आर्य जो है वो भारत का मूल निवासी न होकर बल्कि वह विश्व के किसी कोने से आए थे, मतलब मान लीजिए कहीं से वो आए थे। ठीक, ये कहता है विचरणवादी। और विकासवादी कहता है कि आर्य जो है भारत के ही मूल निवासी थे। तो आइए हम विकासवादी सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं पहले। तो विकासवादी सिद्धांत में कहता है कि आर्य जो है मूल रूप से भारत का था। आर्य जो है मूल रूप से कहाँ का था? भारत का था। ठीक है, अब इसमें देखिए भारत का था, तो इसमें से कौन कौन से वैज्ञानिक, कौन कौन से इतिहासकार ने इसका समर्थक है? विकासवादी सिद्धांत का समर्थक कौन कौन है? समर्थक देखिए इसमें कौन कौन सा है? एल डी कल्लू, ठीक, और उसके बाद है संपूर्णानंद, अविनाश चंद्र, ठीक है, राजवीर पांडे और गंगानाथ झा, एल डी कल्लू, संपूर्णानंद, अविनाश चंद्र, राजवीर पांडे, गंगानाथ झा, ये सब जो विद्वान, ये सब जो इतिहासकार है, इसने कहा था कि जो है आर्य जो है मूल रूप से भारत का ही निवासी है। ठीक है, तो इन सब ने कहा था कि आर्य जो है मूल रूप से भारत का ही निवासी है। तो इस सब ने कहाँ से बताया था आखिर? मतलब इस सब ने कहा था कि आर्य जो है भारत का निवासी है। ठीक है, मान लेते हैं। तो एल डी कल्लू ने कहा था, इसने कहा था कि आर्य जो है कश्मीर का था। ठीक है, आर्य जो है जम्मू कश्मीर से ही मतलब मूल रूप से रह रहे थे। संपूर्णानंद ने कहा था ये जो है सप्त संधव से है, सप्त संधव के क्षेत्र से है। ठीक है, आर्य जो है संपूर्णानंद ने क्या कहा था? आर्य जो है सप्त संधव क्षेत्र से है। अविनाश चंद्र ने भी कहा था कि आर्य जो है सप्त संधव क्षेत्र से है, सप्त संधव क्षेत्र से है। ठीक, एल डी कल्लू ने कहा था जम्मू कश्मीर से है, सब संपूर्णानंद ने कहा था सब संधव क्षेत्र से है, और अविनाश चंद्र ने कहा था सब संधव क्षेत्र से है। राजवीर पांडे ने कहा था, इसने कहा था कि हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश प्लस नहीं हिमाचल नहीं, हिमालय और विंध्याचल, हिमालय और विंध्याचल का जो क्षेत्र है ना, वहीं पे मूल रूप से आर्य का निवास स्थान बताया गया है। किसने बताया? राजवीर पांडे ने कहा कि आर्य जो है हिमाचल और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच का जो क्षेत्र है वहीं पे है आर्य का मूल निवास। गंगानाथ झा ने कहा था, इसने कहा था कि महर्षि प्रदेश, भ्रमसी प्रदेश किसको बोलते हैं? गंगा प्लस यमुना, गंगा और यमुना वाले क्षेत्र में जो जगह था उसे कहते थे भ्रमसी प्रदेश। क्या कहते थे? भ्रमसी प्रदेश। तो वही भ्रमसी प्रदेश से जो था वो गंगानाथ झा ने कहा था कि आर्य जो है मूल रूप से यहाँ का निवासी था। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि आखिर आर्य का जो निवास स्थान, भारत का जो मूल निवास बताया जा रहा था, उसमें से कौन कौन से समर्थक थे। विकासवादी सिद्धांत के आधार पर मतलब बताया जा रहा था कि आर्य जो है मूल रूप से भारत के ही निवासी थे। तो इसमें से एल डी कल्लू, संपूर्णानंद, अविनाश चंद्र, राजवीर पांडे और गंगानाथ झा। एल डी कल्लू ने कहा था ये जम्मू कश्मीर से था, संपूर्णानंद ने कहा था सब संधव क्षेत्र से था, अविनाश चंद्र ने कहा था सब संधव क्षेत्र से था, और राजवीर पांडे ने कहा था कि हिमाचल और विंध्याचल का जो हिमालय और विंध्याचल का जो पर्वत श्रेणी है उसका जो बीच का जो जगह है वहीं पे मूल रूप से आर्य का मूल निवास स्थान था। और गंगानाथ झा ने कहा था कि भ्रमसी प्रदेश यानी गंगा यमुना वाले क्षेत्र जो दोआब क्षेत्र है वहीं पे जो है मूल रूप से आर्य निवास करते थे। तो ये बता दिया हम भारतीयों के अनुसार जो है मतलब आर्य किस हिसाब से कहाँ पे रहते थे वो भारतीयों के हिसाब से बताए, यानी विकासवादी सिद्धांत के आधार पर। यदि क्वेश्चन में ये पूछे कि वैदिक सभ्यता जो है
वैदिक सभ्यता में आर्यों का जो स्थान बताया जा रहा था भारतीय के मतलब ये इस तरह से पूछता है क्वेश्चन, देखिए कि वैदिक सभ्यता के काल में मूल रूप से आर्यों का निवास स्थान जम्मू कश्मीर क्षेत्र को विकासवादी सिद्धांत के आधार पर बताया था। तो ये इसका समर्थक कौन था? ठीक, तो इसका जो समर्थक था, कश्मीर का जो समर्थक कौन था? एल डी कल्लू, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि एल डी कल्लू के अनुसार आर्यों का निवास स्थान मूल रूप से कहाँ का था? तो जम्मू कश्मीर, या फिर संपूर्णानंद के हिसाब से आर्यों का मूल रूप निवास स्थान कहाँ था? सप्तसंध क्षेत्र, अविनाश चंद्र सप्तसंध क्षेत्र, और राजबीर पांडे के अनुसार हिमालय और विंध्याचल, और गंगानाथ झा के अनुसार ब्रह्मर्षि प्रदेश और गंगा यमुना। यहाँ तो क्लियर हो गया कि आर्य मतलब उसका निवास स्थान भारत में किस तरह से है। अब पढ़ते हैं विदेश के बारे में। तो इसको हम मिटा देते हैं, मिटा दें, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। वो ठीक, अब देखिए विदेश के हिसाब से मतलब विदेशी लोगों के मत के अनुसार जो है विसरणवादी सिद्धांत के अनुसार कहा था, इसने कहा था कि आर्य जो है भारत का नहीं है, बल्कि ये विश्व के किसी कोने से आके भारत में आया है, भारत में बसा है। तो इसने कहा था कि आर्य जो है भारत का नहीं है, बल्कि विश्व के किसी कोने से आया है। अब किसने कहा था पमीर के पठार से आया, किसने कहा था तिब्बत के पठार से आया, किसने कहा जर्मनी से आया, किसने कहा दक्षिणी रूस से आया, किसने कहा मध्य एशिया से आया, किसने कहा कुछ भी कह दिया यहाँ से आया। तो अब पढ़ेंगे उसी के बारे में, आखिर कहाँ से मतलब किसने किसने कहा था। तो इसने तो बता ही दिए कि इसने कहा था भारत का नहीं है, बल्कि विश्व के किसी कोने से आया है। तो ये विसरणवादी सिद्धांत बता रहा है। अब इस तरह से एग्जाम में पूछे कि किस सिद्धांत में यह बताया गया है कि आर्य जो है मूल रूप से भारत का ही निवासी है, तो विकासवादी सिद्धांत। और किस सिद्धांत में यह बताया गया है कि आर्य जो है भारत का मूल निवासी नहीं है, बल्कि वह विश्व के किसी कोने से आया है। वो कौन सा है? विसरणवादी सिद्धांत। अब विसरणवादी सिद्धांत का जो समर्थक था कौन कौन थे वो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, आते हैं, इसको हम फिर से मिटा देते हैं, ये भाषा जो लिखे हैं। अब देखिए इसका समर्थक कौन कौन कर रहा था। देखिए पहला देखिए कीथ महोदय, कीथ है। अब है एडवर्ड मेयर, ठीक है, एडवर्ड मेयर, कीथ महोदय, एडवर्ड मेयर और ओल्डेनबर्ग, कीथ महोदय, एडवर्ड मेयर और ओल्डेनबर्ग, ये इसके अनुसार जो है आर्य जो है कहाँ के थे? पमीर के पठार से आए थे, पमीर का पठार, ठीक, पमीर का पठार। कीथ महोदय, एडवर्ड मेयर, ओल्डेनबर्ग, इसके अनुसार जो है आर्य जो है पमीर के पठार का मूल निवासी है और यहीं से जो है वो भारत आया था, इसके अनुसार, ठीक है। अब देखिए, अब उसमें है एक है दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, और है पॉजिटर महोदय, पॉजिटर महोदय। इसके अनुसार जो है दयानंद सरस्वती और पॉजिटर महोदय के अनुसार जो है ये जो है आर्य जो है यह मूल रूप, और पॉजिटर महोदय के अनुसार जो है ये जो है आर्य जो है तिब्बत के पठार से आए थे, ठीक। और कीथ महोदय, एडवर्ड मेयर, ओल्डेनबर्ग, इसके अनुसार जो है मतलब आर्य जो है पमीर के पठार से आए थे। अब ये बताए कि विश्व का छत किस पठार को कहा जाता है? विश्व का छत जो है किस पठार को कहा जाता है? वो है पमीर का पठार। दयानंद सरस्वती और पॉजिटर महोदय के अनुसार आर्य जो है मूल रूप से तिब्बत के पठार का निवासी था, वहीं से जो है भारत आया है। ये दयानंद सरस्वती और पॉजिटर महोदय का कथन है। और ये पूछे कि किसका ये कथन है कि आर्य जो है तिब्बत के पठार का मूल निवासी है और वहीं से भारत आया था। तो तिब्बत का पठार का मूल निवासी दयानंद सरस्वती का कथन था और पॉजिटर महोदय का भी। तो ये दोनों ने क्या कहा था कि तिब्बत के पठार से आर्य आए हैं, और एडवर्ड मेयर और कीथ और ओल्डेनबर्ग ने कहा था कि आर्य जो है पमीर के पठार से आए थे। अब अगला देखिए, अगला जो है अगला है पी ग्लाइंस,
पी गलाइंस ने कहा था कि आर्य जो है हंगरी से आए हैं। हंगरी से। हंगरी किसकी राजधानी है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हंगरी किस देश की राजधानी है? यानी बुडापेस्ट है क्या? यदि है तो आंसर कीजिएगा। तो हंगरी जो है ये यहाँ का ही निवासी था आर्य। और हंगरी के आर्य से किस नदी के क्षेत्र से? ड्यूब नदी के क्षेत्र से। ड्यूब नदी के क्षेत्र। तो पी गलाइंस के अनुसार जो है आर्य जो है हंगरी से आए थे और ड्यूब नदी के क्षेत्र से। ठीक है, तो पी गलाइंस ने क्या कहता है कि आर्य जो है मूल रूप से हंगरी का निवासी था और हंगरी से ही भारत मतलब आया होगा। ठीक है, तो आर्य के बारे में यहाँ पे हंगरी के बारे में हंगरी से कौन कह रहा है? पी गलाइंस कह रहा है हंगरी से। ठीक, उसके बाद है मैक्स मूलर के बारे में तो बोलबे किए थे। मैक्स मूलर ने कहा था कि मध्य एशिया से आया है। मध्य एशिया, ठीक है, मध्य एशिया से आया है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया से बोल रहा है, बैक्टीरिया। तो इसी ने सबसे पहले 1853 में इस शब्द का उल्लेख किया था। आर्य शब्द का उल्लेख सबसे पहले मैक्स मूलर ने किया था 1853 में। मध्य एशिया से आया था, बैक्टीरिया से। सबसे ज्यादा प्रमाणित स्थल है इसी के अनुसार। तो यहाँ तो दो क्लियर है। कीथ महोदय, एडवर्ड मेयर, ओल्डेनबर्ग के अनुसार ये जो आर्य आए थे पमेर का पठार से आए थे। दयानंद सरस्वती, पॉजिटर महोदय, इसके अनुसार जो है आर्य जो है तिब्बत के पठार से आए थे। अब पी गलाइंस के अनुसार आर्य जो है हंगरी से मूल निवासी था और ड्यूब नदी के क्षेत्र से। मैक्स मूलर ने कहता है कि मध्य एशिया की से मतलब इसका निवासी है और मध्य एशिया से ही आए थे। और सबसे पहले जो है पंजाब और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में ये बसे थे आर्य। ठीक है, यदि यहाँ से क्वेश्चन पूछे कि आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे आके भारत में, पंजाब और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में ही मतलब सबसे पहले आर्य आके बसे थे। कई झुंडों में ये भारत नहीं पहुंचे थे। ठीक, कई झुंडों में भारत पहुंचे थे लेकिन ये नगरों में निवास नहीं करते थे। ये संस्कृत बोलते थे, घोड़ा का सवारी करते थे, लिपि का ज्ञान नहीं था, बल्कि ये एक दूसरे से मतलब ये जो है सुनी सुनाई बातों को मतलब फैलाते रहते थे। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को पूरा क्लियर हो गया है। अब इसको मिटा देते हैं, बार बार इसको देखते रहिए, याद हो जाएगा आप लोग को। अगला देखिए, अगला है नेहारिंग महोदय। नेहारिंग महोदय, नेहारिंग महोदय। नेहारिंग महोदय के अनुसार जो आर्य जो है ये दक्षिणी रूस से आए थे। कहाँ से आए थे? दक्षिणी रूस से। दक्षिणी रूस, दक्षिण का रूस का जो साइड है वहीं से जो कहता है मतलब ये नेहरिंग महोदय कहता है कि आर्य जो है दक्षिणी रूस से आए थे। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद है हट व पेंग। हट व पेंग के अनुसार जो है आर्य जो है ये जर्मनी से आए थे। जर्मनी के मूल निवासी है आर्य। ठीक, तो हम आपको पूरा 6 गो मतलब बता दिए, 6-7 मतलब 10 ठो मतलब विदेशी के बारे में बोल दिए और उधर भारत के भी बारे में बोल दिए। तो आर्य मूल रूप से कहाँ के निवास थे, आखिर कहाँ से भारत आए थे, आखिर कहाँ से थे, तो ये सब के बारे में आपको बताएं। आर्य का क्या अर्थ होता है, मतलब इसका उत्पत्ति क्या हुआ, किसने किसने इस शब्द का उल्लेख किया था, आर्य को क्या ज्ञान था क्या नहीं था, और वैदिक काल को किस आधार पे तो भागों में बांटा गया था, यहाँ तक आप लोग को बताए थे। तो पूरा तो हम आप लोग को पूरा सब डिटेल्स दे ही दिए। एक बार और रिपीट कर लीजिए निवास के बारे में। ठीक है, तो आर्य जो है ये कुछ लोग कहता है भारत में ही थे, पैदा हुए थे, और कुछ लोग कहता है नहीं ये विदेश में पैदा हुए थे और वहीं से उठ के जो है भारत आए थे। तो जो भारत में पैदा हुए थे वो विकासवादी सिद्धांत, और जो विदेश में पैदा हुए थे वो है विचरणवादी सिद्धांत। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, विकासवादी सिद्धांत में कहता है एल डी कल्लू, शंभुनानंद और शंभुनानंद और वो गंगानाथ झा, राजवीर पांडे,
ये सब जो है, ये सब जो कहता है कि ये जो आर्य जो है ये भारत का मूल निवासी है। जो एल डी कल्लू कहता है कि यह जम्मू कश्मीर से, और शंभुनानंद कहता है कि ये जो है सब संसदीय क्षेत्र से है। अराविल पांडे कहता है ये जो है हिमाचल प्रदेश और अरावली क्षेत्र जो है मतलब पर्वत है उसी के क्षेत्र से है। और गोविंदनाथ झा जो कहता है, ये कहता है कि गंगा यमुना के भ्रमसी क्षेत्र जो है वहीं पे आए थे, वहीं से बसे थे, मूल निवासी थे। ठीक, अब उसके बाद देखिए विसरणवादी सिद्धांत। विसरणवादी सिद्धांत कहता है कि आर्य जो है मूल रूप से जो आर्य जो है मूल रूप से ये जो है भारत के निवासी नहीं थे, बल्कि ये जो है विश्व के किसी कोने से उठ के यहाँ पे आए थे। तो ये जो है विसरणवादी सिद्धांत के अनुसार है। और इसका समर्थक कौन कौन है ये याद कीजिए। कीथ महोदय, एडमेयर और ओल्डनबर्ग। ये कहा था कि ये पमीर के वाले क्षेत्र से हिस्से से ही ये जो है उठ के आया है, यानी इसका मूल निवास जो है पमीर वाला क्षेत्र है। दयानंद सरस्वती और पॉजिटोर, दयानंद सरस्वती और पॉजिटोर कहता है कि ये जो है ये जो निवास जो आर्य जो है ये मूल रूप से तिब्बत वाला क्षेत्र से आया है, यानी तिब्बत वाला क्षेत्र यानी चाइना, मतलब चाइना से आया है लगभग। ठीक है, और उसके बाद देखिए, और उसके बाद जो है नरसिंह महोदय, नरसिंह पढ़ देते हैं। नेहरिंग महोदय जो है ये कहा था कि ये जो है जो आर्य जो है ये दक्षिण रूस से निवासी थे, वहीं से ये आया था भारत। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद है मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने कहा था कि आर्य जो है ये मध्य एशिया के क्षेत्र से भारत आए थे, जो बैक्टीरिया वाले क्षेत्र में रहते थे वहीं से जो है आर्य यहाँ आए थे। सबसे पहले आर्य शब्द का प्रयोग मैक्स मुलर ने किया था 1853 ईस्वी में, और इसका प्रयोग जो है हिटलर ने भी किया था। ठीक, यहाँ तो क्लियर है। अब उसके बाद देखिए, अब जो है हार्ट और पैंक एक भी इतिहासकार है, इसने भी कहा था आर्य जो है जर्मनी वाले क्षेत्र से आए थे, यानी वहीं से थे ये लोग। तो यहाँ तक तो आप लोग को बता दिए आर्य कहाँ का निवासी था, आखिर आर्य की उत्पत्ति कैसे हुआ, और इतिहास वैदिक सभ्यता को दो भागों में क्यों बांटा, और वैदिक सभ्यता को किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है, और ये सब तो बारे में बता दिए आपको। यदि यहाँ तक पूरा आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो है अगला जो नेक्स्ट आएगा क्लास, उसमें जो है हम वेद के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। आर्य के बारे में यहाँ तक पूरा डिटेल से पढ़ लिए, आर्य के बारे में ख़त्म हो गया। अब जो पढ़ेंगे हम वेद के बारे में पढ़ेंगे, आखिर वेद में किसने मतलब कितना मंत्र है, क्या क्या है नहीं है, ये सब अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आप लोग को बता ही दिए थे, तो टोटल यदि पूरा ख़त्म हो गया वैदिक समय, आर्य के जितना भी आर्य के बारे में थे पूरा जानकारी आप लोग को दे दिए। और अब जो है आर्य के बारे में जो है अब जो है वेद के बारे में पढ़ेंगे। वेद की आखिर किसने लिखा और कितने प्रकार का है बताए थे आपको, और उसका उल्लेख जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, सामवेद, ये जो वेद है इसमें क्या क्या मिला है, क्या क्या है नहीं है, अब जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब तो यहाँ तक तो आप लोग को हम आर्य के बारे में बताएं, पूरा वैदिक सभ्यता के बारे में क्या क्या किस तरह से इसका विभाजन हुआ था, क्यों हुआ था, लोहे का खोज कहाँ हुआ था, किस वर्ष हुआ था, यूपी के एटा जिला अंतर्राज्यीय खेड़ा में 1000 BC पूर्व सीमित रूप में भी यूज हुआ था। उसके बाद जो है अधिकतर के रूप में उत्तर वैदिक काल में हुआ था, ऋग वैदिक काल में लोहे का खोज नहीं हुआ था। ठीक, ये तो क्लियर है। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा भैया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कीजिएगा।